मैंने घर वापस जाने के लिए प्रार्थना करी, पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी। एक पुलिस ऑफिसर ने तो यहां तक कहा, क्या तुम्हारा मरा हुआ बच्चा जिंदा हो जाएगा तुम्हारे घर लौट जाने पर? यह लॉकडाउन है, तुम यहां से नहीं हिल सकते। ये स्टेटमेंट है मिस्टर रामपुकार पंडित जी की, जो एक 38 साल के मजदूर हैं और जिनका बेटा 1 साल से भी कम आयु में भगवान को प्यारा हो गया, और इस बात का शोक मनाने का भी अवसर उन्हें नहीं मिला। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुई थी। दिल्ली हाईवे पर बैठकर रोते हुए, फ़ोन पर बात करते हुए रामपुकार पंडित जी की ये तस्वीरें ऐसे प्रमाणित होती हैं जैसे वो अंदर जानते हों कि अपने बेटे को आखिरी बार वो नहीं देख पाएंगे, और जिसके थोड़ी ही देर बाद उनके बेटे का निधन हो गया। अपनी स्टेटमेंट्स में उन्होंने अमीर और गरीब की तुलना करते हुए ये भी कहा कि अमीरों को तो वापस प्लेन से ले आया जाएगा, पर हम गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या यही कीमत है हमारी जिंदगी की? दोस्तों, हम जिन एयर कंडीशनड घरों में अपने परिवार के साथ बैठे हैं और रोज एक नया पकवान बनाकर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाते हैं, ये घर उन लाचार मजदूरों ने बनाया है जो आज तपती धूप में सुविधाएं ना मिलने के कारण रात दिन भूखे प्यासे पैदल ही चल पड़े हैं अपने गांव की तरफ, ताकि वो अपने परिवार की सिर्फ एक झलक पा सकें, जिस बीच उन्हें पुलिस का टॉर्चर भी झेलना पड़ रहा है। क्या सच में यही कीमत है हमारे देश के मजदूरों की जिंदगी की? आइए हम और आप मिलकर पता करते हैं सच, और उससे जुड़ी हुई कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स जो ये दावा करती हैं कि हम अपने घरों में आराम से तो बैठेंगे, पर हमारे गले से भोजन का एक निवाला भी निकलना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट संस्कृति राघव, और मेरे चैनल राइट एंड रॉन्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उन 16 मजदूरों की है जो न जाने कितने मीलों तक चलने के बाद रेलवे ट्रैक पर थककर आराम कर रहे थे, पर उनके ऊपर मालगाड़ी चढ़ पड़ी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी भरपाई के लिए क्या किया गया? कुछ नहीं, बल्कि इंडिया के एक जस्टिस, जिनके सामने ये एप्लीकेशन रखी गई कि इस दुखद दुर्घटना को देखते हुए वो सारे जिलाधिकारियों को ये नोटिस दें कि अपने क्षेत्र के मजदूरों को वह पहचाने और उनके रहने और खाने की व्यवस्था करें। पर आप जानते हैं इस एप्लीकेशन का क्या किया गया? इस एप्लीकेशन को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, ये तो हमने बात करी हमारे देश के मजदूरों की, पर एक किस्म के कर्मचारी और हमें देखने को मिलते हैं, जो हैं हमारे सैनिटेशन वर्कर्स, यानी कि सफाई कर्मचारी, जो हर वक्त हमारे देश को स्वच्छ रखने में तत्पर रहते हैं। 12 मई की एक स्पीच में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें यह बताया था कि भारत में प्रतिदिन 2 लाख PPE किट्स, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट किट्स और N95 मास्क का निर्माण हो रहा है। पर देखने से ऐसा लगता है कि उनमें से एक भी किट, एक भी ग्लव, एक भी मास्क हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए नहीं है, उन तक पहुंचाया नहीं जा रहा। वो कर्मचारी जो गटर्स और सीवेज साफ करते हैं, उनके पास भी प्रोटेक्शन का कोई प्रबंध नहीं है। जिन्हें यूज करे गए सैनिटरी नैपकिन से लेकर टूटे हुए कांच के टुकड़े तक अपने नंगे हाथों से उठाने होते हैं, उनके पास भी एक भी लेटेस्ट इक्विपमेंट नहीं है जो जारी किया जा रहा है भारत में हर रोज। सोचिए जरा, जिन लोगों को कोविड-19 होने का सबसे हाईएस्ट चांस है, उन्हीं के पास जरूरी मास्क और ग्लव्स नहीं है, और जहां से वो आते हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग प्रैक्टिस चाहकर भी नहीं हो सकती, क्योंकि उनका घर बस्तियों में है। जाहिर सी बात है, जब हम सब घरों में बैठे हैं तो कोविड-19 फिर भी तेजी से क्यों फैल रहा है? शायद इसीलिए
कि सिर्फ अमीरों को बचाने की कोशिश की जा रही है, गरीबों को नहीं। जब कुछ कर्मचारियों से बात की गई कि आपके लिए इस तालाबंदी में क्या नए प्रबंध किए गए, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मुंबई के कर्मचारी जिन्हें अपनी वर्क प्लेस तक पहुंचने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, उनके लिए किसी भी साधन का प्रबंध नहीं किया गया जैसे कि डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे मजदूरों से कैसे व्यवहार करा जा रहा है। जो अपनी मेहनत की रोटी कमाकर खाते थे, आज वो उसी खाने के लिए सरकार के सामने तड़प रहे हैं और आते जाते यात्रियों पर निर्भर हैं। छोटे छोटे बच्चे अपनी माताओं के कंधों पर तो कभी ट्रॉली पर ही सो गए हैं। गर्भवती महिलाएं नंगे पैर मीलों से चलकर आ रही हैं और पेट में 2 दिनों से कुछ गया नहीं है। कुछ मजदूरों का कहना है कि आखिरी बार पेट भरकर खाना तालाबंदी से पहले खाया था। पहले कुछ ट्रेन्स चलाई गई जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर थोड़े थोड़े लोग भेजे गए, फिर ट्रेन्स और बसेस भर भर कर भेजने लगे और अब वो सुविधा भी ऑलमोस्ट बंद हो गई है। जितने लोग घर चले गए उतने चले गए। बाकियों को रोका जा रहा है ये कहकर कि तालाबंदी बस खुलने को है और हमें आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पर जब तक तालाबंदी नहीं खुलती है तब तक इन कर्मचारियों को सड़क पर आकर खाना कौन देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, अब मेरा सवाल आप सबसे और सरकार से ये है कि सरकार बात करती है स्कीम्स के बारे में, लॉज के बारे में, जैसे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट हो गया 1979 का और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट हो गया 2008 का, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि कर्मचारियों की रोज़ी तनख्वाहों की प्रोटेक्शन की जाएगी, उनका घर जाना अलाउड है और उन्हें टाइम टू टाइम उस बीच पेमेंट मिलती रहेगी। और तीसरी बात, उनके रहने का और मेडिकल फैसिलिटीज़ का खर्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अब जब बारी आई है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने की, अब जब सही वक्त आया है इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने का, तो ये लॉ कहाँ लुप्त हो गए हैं? अगर ये भी एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए कि ठीक है तालाबंदी का माहौल चल रहा है, इस समय वर्कर्स को उनके घर जाने नहीं दिया जा सकता, तो ये कहाँ लिखा है कि सरकार जिसका कर्तव्य बनता है कि वो अपने वर्कर्स को 2 वक्त का खाना दे, वो देखभाल भी नहीं उठा पाएगी सरकार? दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों के आने पर जब सरकार इतना खर्च कर सकती है, तो ये कहाँ लिखा है कि सरकार अपने कर्मचारियों को 2 वक्त का सीधा साधा खाना उपलब्ध नहीं करा सकती है? होटल हयात रिजेंसी और ताज जैसे बड़े बड़े होटल्स जब आगे बढ़कर खुद ये इनिशिएटिव ले सकते हैं कि वो अपने डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मदद करें, उन्हें अकोमोडेशन दें, तो किसी भी होटल के जहन में ऐसा क्यों नहीं आया कि माइग्रेंट वर्कर्स जो सड़क पर भटक रहे हैं भूखे प्यासे, उनका पेट भी भरा जाए? अगर कोई भी एक ब्रांच हर स्टेट की ये इंश्योर कर लेती है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि कोई भी माइग्रेंट भूखा नहीं सोएगा सड़क पर ऐसा नहीं किया गया। दोस्तों, माइग्रेंट वर्कर्स की इस समय वो हालत है जो हम और आप अपने अपने घरों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। मेरी आप सबसे सिर्फ यही विनती है कि किसी और पर निर्भर ना रहें। देश तब बदलेगा जब हम बदलेंगे। इस देश की मिट्टी में इतनी ताकत है कि ये कोई भी लड़ाई जीत सकती है, चाहे वो कोविड-19 जैसी बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो, और इतनी इंसानियत है कि कोई भी मुश्किल हल कर सकती है, चाहे ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाना ही क्यों ना हो। बस 3 प्रार्थनाएं आपके सामने रखूंगी। पहली प्रार्थना ये कि लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए, सिर्फ ज़रूरी कामों के लिए घर से निकलिए, वो भी मास्क और ग्लव्स लगा के। दूसरी प्रार्थना ये
कि वो लोग जो आपके घरों पर पहले काम करने आते थे, उनसे मुंह ना मोड़िए। जिन लोगों ने एक समय पर अपने हाथों से आपका घर सजाया था, आज जब उनका घर बिखर रहा है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता उनका घर संवारना? इसीलिए उनको समय समय पर खाने की चीज़ें और कुछ पैसे उपलब्ध कराते रहिए। और तीसरी विनती ये कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि हमारी सरकार और जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पावरफुल होटल्स हैं, जो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं ज़रूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने का, वो ये ज़रूर करें। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें वो मैसेज पहुंचे जो हम सब उन्हें पहुंचाना चाहते हैं। और दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए कि एक बहुत ही अच्छा ब्लॉग मेरी नज़र में आया है जो कि मेरे ही एक मित्र ने लिखा है। उसकी वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप उस वेबसाइट को उतना ही प्यार दें जितना आपने इस चैनल को दिया है, बल्कि उससे अधिक दें। उस वेबसाइट का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आपको उसका ब्लॉग पढ़ के समझ आएगा कि असल ज़िंदगी से हम कितना दूर हैं और कितना ज़रूरी है असल ज़िंदगी से हमारा जुड़े रहना। और दोस्तों, एक और बात, अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा समझते हैं कि इसके ऊपर वीडियो तो ज़रूर बननी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और वो वीडियो आपके लिए हाजिर होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मैं संस्कृति राघव आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।